नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम बेस पे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की एमसीक्यू सीरीज को। आज की सीरीज में हम कम्युनिकेशन के एमसीक्यू करने वाले हैं और कम्युनिकेशन इसके पहले आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली होगी होपफुली। और अगर आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली है तो अब एमसीक्यू बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कराऊंगा ताकि कम्युनिकेशन के कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसे आराम से बना सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका क्लास में। चलिए तो पहली क्लास है कम्युनिकेशन के एमसीक्यू की, है ना। फर्स्ट क्लास है ये एमसीक्यू की। एमसीक्यू है फर्स्ट क्लास, ये लेक्चर 1। ठीक है, इसके पहले थ्योरी नहीं देखी है आपने तो थ्योरी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कम्युनिकेशन छोटा सा टॉपिक है। एमसीक्यू इसमें काफी मैं आपको कराऊंगा, लगभग 250-300 एमसीक्यू करवा दूंगा ताकि आपकी चीजें जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए, है ना। कुछ चीजें आपके थ्योरी में होती हैं और कुछ चीजें कई बार क्या होता है क्वेश्चन आउट ऑफ वे आता है तो वो आपको एमसीक्यू के माध्यम से चीजें बन जाएंगी। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, है ना। आपने बेसिक मॉडल पढ़ा होगा अरस्तु का, है ना। उसी पर यह आधारित क्वेश्चन है जहां पर बोला जा रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय एरिस्टोटल। यानी अरस्तु ने जो कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है, जी हाँ, अरस्तु ने कम्युनिकेशन का जो मॉडल दिया था उसमें सीक्वेंस में आपको बताना है कौन आता है। स्पीच आती है, स्पीकर आता है, ऑडियंस आती है, ओकेजन आता है या इफेक्ट आता है। ऑप्शन आपको यहां पर नीचे दे रखे हैं। चलिए, अरस्तु का मॉडल आपने शुरुआत में ही पढ़ा है। सबसे पहले आपने देखा है कि आपका कौन आता है भाई अरस्तु के मॉडल में। तो आपके अरस्तु के मॉडल में सबसे पहले आपका कौन आता है, स्पीकर आता है ना। ये आपने पढ़ा है। सबसे पहले कौन आएगा, वक्ता आएगा, स्पीकर आएगा। स्पीकर के बाद कौन आएगा, स्पीकर अपनी क्या देगा, स्पीच देगा। स्पीकर अपनी स्पीच देगा। स्पीच के बाद क्या होगा, कोई ओकेजन होगा, कोई ओकेजन होगा, है ना। इसी प्रकार ओकेजन के बाद आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, ऑडियंस होगी। लास्ट में आप देखेंगे ऑडियंस होगी और ऑडियंस के लास्ट में आपका क्या होगा, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये बेसिक मॉडल है कम्युनिकेशन का अरिस्टोटल का। तो ये आपका सीक्वेंस था। तो स्पीकर, देन स्पीच, देन ओकेजन, देन ऑडियंस, देन इफेक्ट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी क्या होंगे देखने को एग्जाम में मिलेंगे। चलिए, क्लियर है सभी को। अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है, बिल्कुल इसे याद रखिएगा। अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल जो है ना, स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस, देन उसका इफेक्ट होता है। ये अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिए गए दो कथन हैं। पहला कथन बोल रहा है कि संप्रेषण सत्य को सुसाधित करता है, यानी कम्युनिकेशन फैसिलिटेट ट्रूथ। दूसरा है संप्रेषण सत्य को अवतरित भी कर सकता है, कम्युनिकेशन कैन आल्सो कवर अप द ट्रूथ। अब आपको बताना है ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। आपने दोस्तों कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है कि कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो पहला तो है कि भाई अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, सच को बाहर निकालेगा। जब तक आप बातचीत नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होंगी, है ना। जब आपकी बात होगी तो वो सच को बाहर भी निकालता है। और एक होता है मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन में क्या होता है भाइयों, मिसकम्युनिकेशन में आपका क्या होता है, गलत आपने क्या चीजें चला दी न्यूज पे, है ना, हुआ नहीं था, लोगों ने विश्वास कर लिया। तो कम्युनिकेशन एक सच भी दिखाता है और सच को दबा भी सकता है। तो यहां पर दोनों ही कथन आप देखेंगे सही होंगे क्योंकि भाई सच को उठाना या सच को दबाना दोनों ही कम्युनिकेशन का हाथ है। अगर आप देखेंगे, आप अच्छी न्यूज चैनल है, आप सच्ची में क्या है लोगों की दुख परेशानी को पहुंचा रहे हैं दूसरे लोगों तक, या पूरे देश में दिखा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में दिखा रहे हैं, तो आप सच को दिखा रहे हैं।
लेकिन यही आप क्या है, कोई घटना हो गई, आप सरकार को बचाने के चक्कर में वो न्यूज को क्या कर रहे हो, आप दबा रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रुथ को, सत्य को क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे दोनों ही कथन जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर दो सूची दे रखी है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एनालिसिस दे रखा है और कम्युनिकेशन के फैक्टर दे रखे हैं। अब आपको जोड़ी मिलाना है, संप्रेषण के विश्लेषण के प्रकार दे रखा है, इसके बाद संप्रेषण के कारक फैक्टर दे रखा है, आपको जोड़ी मिलाना है और बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी जो होगी वो सही होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहला है कंट्रोल, कंटेंट, मीडिया, ऑडियंस। कंट्रोल है ना, वॉट एक्सपेक्ट, द चैनल एक्सपेक्ट, द रीच एक्सपेक्ट और द वू एक्सपेक्ट। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कंटेंट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो कंटेंट में आपका कौन सा पहलू आएगा या कंट्रोल में कौन सा पहलू आएगा वो आपको देखना है। तो अगर आप नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल की, तो कंट्रोल में क्या आएगा, कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, तो यहां पर कौन आना चाहिए, है ना। इसी प्रकार कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होगा, क्या, कि भाई आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या कंटेंट बनाना चाहते हैं। बोलते हैं ना कि आप अगर कभी कोई न्यूज होती है ना, तो न्यूज में कंट्रोल कौन करता है, गोदी मीडिया को जैसे बोलेंगे ना, सरकार न्यूज को कंट्रोल करती है, या अपोजिशन के कुछ चैनल हैं वो उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो कंट्रोल कौन करता है वो आ जाएगा। इसी प्रकार कंटेंट, कंटेंट में मतलब क्या कंटेंट बनाए, क्या मुद्दा होना चाहिए, है ना। इसी प्रकार मीडिया, मीडिया क्या है एक्चुअल में, मीडिया एक चैनल है, मीडिया एक माध्यम है ना। इसी प्रकार ऑडियंस क्या है, ऑडियंस तक आप क्या पहुंचाओगे, चीजों को पहुंचाओगे। रीच, रीच कहां से मिलेगी, ऑडियंस से मिलेगी। बोलते हैं ना वीडियो वायरल करना है हमको, तो वीडियो का कंटेंट क्या होना चाहिए, किसको टारगेट कर रहे हो आप, है ना, तो रीच क्या होनी चाहिए। तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा केवल एक ही ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन में है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो कई बार आपको इस तरह के शानदार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिनको आप एक ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कंट्रोल कौन करना चाहता है ना, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ज्ञान साझा किया जाता है तो संप्रेषण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। When knowledge is shared, the important aspect of communication, क्या है महत्वपूर्ण चीजें कम्युनिकेशन के अंतर्गत। पहला आपको दे रखा है सप्लाई साइड, डिमांड साइड, पॉलिसी फ्लो, इसी प्रकार आपका प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ पॉलिसी मेकर, या फिर है आपका फिल्टर, है ना। अब ऑप्शन यहां पर आपको क्या है, इन लोगों ने अलग अलग ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर यहां पर आप देखेंगे तो भाई क्या कंटेंट बनाना चाहते हो आप, है ना। तो एक तो भाई आपकी सप्लाई इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई आप क्या चाहते हो। दूसरा सामने वाला क्या चाहता है, मतलब डिमांड क्या है ना, किस चीज की डिमांड है। अब मैं चला रहा हूं ऐसी न्यूज जिसपे किसी का इंटरेस्ट नहीं है, अब मैंने चला दिया अंबानी की शादी, है ना, उसके बेटे की शादी, अंबानी के बेटे की शादी, तो लोगों का इंटरेस्ट आता है देखो कि एक रईस की शादी कैसे होती है, एक अरबपति खरबपति की शादी कैसे होती है। तो वहां पर एक होता है ना कि मांग क्या है वो हम देखते हैं, और एक हमारे पास क्या सप्लाई है वो देखते हैं। तो सप्लाई और आपका डिमांड दोनों ही क्या है यहां पर जरूरी होती है ना। तो अगर आप शिक्षण में देखेंगे कि भाई एक तो आपका मांग क्या है, दूसरी आपकी आपूर्ति क्या है, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे जब आप ज्ञान साझा करते हैं, है ना, जब आप किसी चीज का ज्ञान देखते हैं तो फ्लो भी देखते हैं, है ना, फ्लो भी आप क्या करते हो यहां पर देखते हो। तो यहां पर ए बी सी जो है तीनों सही हो जाना चाहिए। ए ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए, आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहां पर कोई भी कम्युनिकेशन होगा, है ना, कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो उसमें आपकी तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो आपका हो गई सप्लाई,
फिर आपकी डिमांड और आपका पॉलिसी नीति प्रवाह यानी पॉलिसी फ्लो, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहां पर ए बी सी यहां पर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है मॉडर्न कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन मोटिवेट बाय। जी हां, आधुनिक संप्रेषण क्रांति के किसके द्वारा अभिप्रेरित हैं, यह आपको बताना है। आधुनिक, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात नहीं, अभी जितना गलत करना है मैं कहता हूं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एग्जाम के टाइम पे गलत नहीं होना चाहिए। देखो जो स्टूडेंट सेट पे फोकस कर रहे हैं, अच्छे खासे की सेट ही टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वो तो एकदम रट लें क्वेश्चंस को, क्योंकि सेट में आप देखेंगे 60 to 70% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, है ना। रिपीटेड कैसे, यूजीसी में जो क्वेश्चन आए वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन जो अलग स्टेट के सेट में आए वो आपको मिलेंगे। तो 60% तो मान के चलो आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेट एग्जाम में। यूजीसी नेट में आपको न्यू क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मॉडिफाई करके आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर आप दोस्तों PYQ बहुत अच्छे से कर रहे हो, जितने मैं करवा रहा हूं, तो आपका पेपर 1 में 40-45 क्वेश्चन कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 40 to 45 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आपको दिमाग ही नहीं लगाना कहीं और देखने के लिए, केवल आपको बस MCQ करने अपने वाले, और जो टेस्ट सीरीज है वो लगानी है। थ्योरी के लिए मैं आपको थ्योरी भी पढ़ा ही रहा हूं, साथ में MCQ भी बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। चलिए, आधुनिक संप्रेषण क्रांति किसके द्वारा भी प्रेरित की गई। मॉडर्न कम्युनिकेशन की दोस्तों यहां पर बात हो रही है। तो याद रखिएगा, मॉडर्न कम्युनिकेशन की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस, जी हां, जब टेक्नोलॉजी में बदलाव आए, इसी से मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है आपका शुरू हुआ। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या आया, टेलीग्राफ आया, है ना। टेलीग्राफ से लोग आपस में जुड़ गए। जो आप क्या, पहले आपने देखा होगा, पहले के जमाने में लोग तार भेजते थे, चिट्ठी भेजते थे, तो ये क्या था, कम्युनिकेशन कोई तो था, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था, लॉन्ग प्रोसेस था। बाद में फिर क्या आ गए भैया, टेलीफोन आ गए। टेलीफोन आ गए तो भैया टेलीफोन से आप कम्युनिकेट करने लगे। उसके बाद आपने देखा टेलीफोन से सीधा मोबाइल फोन का युग आ गया। मोबाइल फोन के बाद आपने देखा इंटरनेट का युग आ गया। तो इससे कम्युनिकेशन और क्या होता गया, एक मॉडर्न कम्युनिकेशन आपका क्रांति के रूप में ले लिया। तो भैया टेक्नोलॉजी के कारण ही आज की डेट में आप और मैं घर बैठे पढ़ पा रहे हो। मैं आपको यहां पर खड़े खड़े पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा हमको दी, जिसके कारण हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजिकल आपका कन्वर्जेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। जी हां, लीनियर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यहां पर रेखीय संप्रेषण की बात हो रही है। इसके लाभ क्या हैं आपको बताना है ना। लाभ सबसे पहला आपको दे रखा है कि ये आपका अनुनयन के लिए सर्वाधिक होता है, सुटेबल फॉर परसुएशन। जी हां, परसुएशन के लिए आपका क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ये बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। परसुएशन, चलिए तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे परसुएशन यानी आपका अनुनयन, यानी किसी को मनाना, ठीक है, किसी को मनाना हो, किसी को राजी करना हो, उसे कहते हैं परसुएशन। तो भाई किसी को आपको मनाना हो तो आप उससे क्या करते हो, बातचीत करते हो, है ना, उससे कम्युनिकेट करते हो। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि भाई कम्युनिकेशन आप देखेंगे इसलिए यूज किया जाता है कि सामने वाला हमारी बात माने। फिर है आपका इससे प्रतिपुष्टि के प्रक्रम में तेजी आती है, स्पीड अप प्रोसेस ऑफ फीडबैक। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर फीडबैक जो है, फीडबैक जो है यहां पर नहीं होता, लीनियर वाले की बात हो रही है, क्योंकि लीनियर कम्युनिकेशन आप देखेंगे तो फीडबैक का यहां पर कोई रोल नहीं होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, हाँ। तो लीनियर कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो भाई यहां पर फीडबैक जो रहेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो यहां पर बोल रहा है कि इससे प्रतिपुष्टि के प्रक्रम में क्या होती है, तेजी आती है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोल रहा है इट प्रोवाइड
बाय डायरेक्शनल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रेखिक में ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार बोल रहा है इट वाइडली यूज इंटरनेशनल पब्लिसिटी, तो अंतरराष्ट्रीय प्रचार में व्यापक तौर पर प्रयुक्त तो होता है। तो यहां पर ये वाला जो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका इससे निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होता है, इट फिक्स रिजल्ट, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए, डी और ई जो है यहां पर सही होगा। डी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, आपका आंसर हो जाना चाहिए। जी हाँ, डी आंसर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जैसे आप देखोगे तो रेडियो आप देख सकते हो, एक तरह से रेडियो कम्युनिकेशन क्या है, रेडियो कम्युनिकेशन एक तरह से लीनियर मॉडल ही तो है ना। रेडियो कम्युनिकेशन आपका क्या है, लीनियर मॉडल है कि भाई आपका एक ही तरीके से आपका क्या हो रहा है, चीजें हो रही हैं, है ना। तो सिंपल सा चीजों को समझना है, रेडियो को समझ जाओगे तो लीनियर कम्युनिकेशन भी आप क्या करोगे, समझ जाओगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं लीनियर कम्युनिकेशन में, है ना, लीनियर कम्युनिकेशन में और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक रेडियो बेसिक सा इसमें मैं आपको उदाहरण के रूप में दे सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की सदस्यता की किस्मी सन्निहित होती है। कंपैटिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल इज कंटेन इन व्हाट, कंपैटिबिलिटी। चलिए बताइए कंपैटिबिलिटी किसमें आपको देखने को मिलेगी। पहला है हॉस्टिलिटी में, परिचारिकता में, फिर है इंटरेस्ट इन मीडिया में, फिर है आपका एम्पैथी में, इसी प्रकार है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में। हाँ चलिए बताइए, इम्पैथी। अब देखो इम्पैथी की अगर बात करें तो इम्पैथी क्या होती है, इम्पैथी होती है किसी किसी और की भावना को समझना, है ना, किसी और की भावनाओं को समझना, या मैं कहूं किसी अन्य व्यक्ति की जो समझने की क्षमता है उसको कह सकते हो, या इसको समानुभूति भी कह सकते हो, है ना। इम्पैथी मतलब समानुभूति, किसी के प्रकार समानुभूति भी कह सकते हो इसको, है ना, इम्पैथी। तो वही चीज आपका यहां पर क्या होगा, आंसर होगा कि भाई कंपैटिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल इज कंटेन इन व्हाट, कंपैटिबिलिटी कब होगी, कब आपसे वो कम्युनिकेशन करेगा, जब वो आपसे क्या रखता होगा, समानुभूति रखता होगा, इम्पैथी होगी। जैसे आपका दोस्त आपके पास आया कि भाई मेरा झगड़ा हो गया घर वालों से, रोने लगा आके, तो आपके अंदर उसके प्रति क्या होगी, समानुभूति होगी, यानी उसको समझने की भावना होगी, तभी तो वो आपसे आके बता रहा है ना। अगर आप कोई अनजान होगे तो आपसे वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये चीज आपकी होती है। अब देखो एक होती है एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी, दोनों अलग है, ध्यान रखो। दो वर्ड आपने पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा एम्पैथी जो यहां पर लिखा है एम्पैथी, और एक आपका क्या होता है, सिंपैथी होता है ना, एम्पैथी और सिंपैथी, है ना। अब यहां पर आप देखोगे तो एम्पैथी में आप क्या होते हो, एक्टिव रहते हो, जबकि आपका सिंपैथी में आप कैसे रहते हो, पैसिव रहते हो, है ना। ये आपका फीलिंग है। इसी प्रकार आप यहां पर क्या करते हो, यहां पर आप अंडरस्टैंडिंग करते हो दूसरे की फीलिंग का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन्स फीलिंग, यानी दूसरे की भावनाओं को यहां पर क्या करते हो, समझते हो। जबकि सिंपैथी में क्या होता है, आप फीलिंग सॉरी, है ना, फीलिंग सॉरी फॉर समवन, फॉर समवन पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर दूसरे से कोई गलती हुई तो उसके लिए एक बुरा महसूस होता है कि अरे यार उसका ब्रेकअप हो गया, वो छोड़ के चली गई, छी छी, अरे अरे अरे, ऐसे होता है ना। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, उसके प्रति एक सॉरी होता है कि हाँ दुख थोड़ा सा प्रकट करना, लेकिन यहां पर आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो,
इसी प्रकार आप देखेंगे दोस्तों यहां पर कि यहां पर आप क्या होते हो, आप सामने वाले की पूरी भावना जो होती है उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हो और उसके प्रति वो आप उसको क्या करते हो, बकायदा चीजें करते हो, है ना। और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप क्या करते हो, सिंपैथी में एक तो जजमेंट पास करते हो, पासिंग जजमेंट कि इसी में कोई कमी होगी तभी तो छोड़ के चली गई, है ना। एक होता है ना, यहां पर कटाक्ष भी करते हो, सिंपैथी में होता है ना कि भाई यार ये गरीब के साथ ऐसा हो गया, ये आप करते हो, तो ये सिंपैथी है। और एम्पैथी में आप क्या करते हो, उसके प्रति पूरी तरीके से चीजों को रखते हो, है ना। तो यहां पर ये दोनों के बारे में आपको समझ में होना चाहिए, एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है नीचे दिए गए दो कथन हैं, इसमें कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। पहला बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज द लेवल ऑफ सुपरविजन, यानी जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा उसमें एक पर्यवेक्षण का स्तर होता है, सुपरविजन का स्तर होता है। दूसरा बोल रहा है कि हमें इसे समझने के लिए संप्रेषण की स्वातिगता के कारक को नहीं भूलना चाहिए। बोल रहा है अंडरस्टैंड दिस वी शुड नॉट फॉरगेट फैक्टर ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहां पर आपको बताना है कथन कौन सा सही है, कथन कौन सा गलत है। चलिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाई कम्युनिकेशन में बिल्कुल एक सुपरविजन होता है, ये बिल्कुल सही है कि भाई कोई भी कम्युनिकेशन होंगे उसमें आप सोच समझ के बोलते हो, है ना, हर चीज तोल माप के बोलते हो। इसी प्रकार आप देख रहे हो यहां पर कि भाई वी शुड नॉट फॉरगेट द फैक्टर ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम सोच के भली आते हैं लेकिन जो हमने पढ़ा है जरूरी नहीं हम वही बोल पाए, हम कई बार अपने शब्दों में अपनी चीजों को जोड़कर भी बोल देते हैं, है ना। तो यहां पर दोनों ही क्या है, सही होंगे, पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपका सूची 1 है, सूची 2 है, जहां पर आपको कम्युनिकेशन कंटेस्ट दे रखा है और उससे संबंधित फैक्टर दे रखे हैं। अब आपको जोड़ी मिलाना है। चलिए पहला आपका जो दे रखा है फिजिकल, कल्चरल, सोशल, साइकोलॉजिकल और टेम्पोरल। इसी प्रकार आपका दे रखा है ग्रुप, आपका सिक्वेंशियल, टेंजिबल और वैल्यू सिस्टम। अब आपको जोड़ी मिलानी है कि भाई कम्युनिकेशन का कंटेस्ट कैसा होगा और कम्युनिकेशन कैसा होगा। चलो बताओ। कम्युनिकेशन कंटेस्ट, चलिए क्या होगा। अब देखो कम्युनिकेशन में कंटेस्ट आप देखेंगे तो एक हाई आपका कंटेस्ट होता है, एक लो कंटेस्ट कल्चर होता है ना। और इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग चीजें आपकी क्या होती हैं, आती हैं कंटेस्ट में। और यहां पर अगर आप देखेंगे फिजिकल का, तो फिजिकल का जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, फिजिकल, भौतिक। तो भौतिक का अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका होना चाहिए फिजिकल, मतलब आपका क्या, एनवायरमेंट। तो फिजिकल का यहां पर एनवायरमेंट होना चाहिए, टेंजिबल एनवायरमेंट। तो यहां पर आपका फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, तो फर्स्ट का थर्ड आप देखेंगे दो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, दो ही ऑप्शन बचेंगे। इसके बाद आता है कल्चरल, तो कल्चरल में क्या होगा, कल्चरल में आपका क्या आना चाहिए, आपकी वैल्यू आती है ना, एक आती है आपकी मूल्य प्रणाली जिसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं। तो कल्चरल में आपका क्या आएगा, वैल्यू आती है भाई, कोई भी कल्चरल या वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं हम, तो कल्चरल एजुकेशन एक्चुअली में, है ना। तो यहां पर बी का हो जाएगा फोर्थ, तो बी का फोर्थ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इसी प्रकार आप दूसरे वाले भी देख लीजिए, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक में आपका क्या आ जाता है, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा ग्रुप नॉर्म, है ना। इसी प्रकार आपका टेम्पोरल का आपका क्या हो जाएगा,
सिक्वेंशियल लोकेशन हो जाएगी। यहां पर आपका ये जो है ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेखीय मॉडल की विशेषता जो है ये आपको बतानी है। रेखीय मॉडल लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, उसकी विशेषता क्या होती है ना। चलिए लीनियर कम्युनिकेशन, इसकी विशेषता आपको बतानी है लीनियर कम्युनिकेशन की। चलिए बताइए। ऑप्शन में दे रखा है वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। इसी प्रकार आपको दे रखा है वन वे कम्युनिकेशन के अलावा आपका दे रखा है मैनिपुलेटेड फीडबैक होता है, अब्सेंस ऑफ नॉइस होता है, यूज्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए होता है, सेंडर सेंट्रिक होता है। तो अगर आप देखेंगे लीनियर मॉडल के बारे में, तो लीनियर मॉडल में बेसिक सा मॉडल होता है जिसको आप देखते हैं, है ना। लीनियर मॉडल मतलब कैसा, बेसिक सा मॉडल। अब बेसिक सा मॉडल है तो जाहिर सी बात है वन वे ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी उदाहरण के तौर पे रेडियो कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया ना रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन कैसा है, आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो कम्युनिकेशन वन वे है, वहां से बस आवाज आती है, आप अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा सकते, तो वन वे होता है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे आपका छल योजित प्रतिपुष्टि, तो फीडबैक का तो यहां पर उतना लफड़ा होता ही नहीं है वन वे में, फीडबैक का यहाँ पर उतना लफड़ा रहता ही नहीं है, तो फीडबैक तो यहाँ पर होगा नहीं, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे अब्सेंस ऑफ नॉइस गलत है, नॉइस होता है ना, क्योंकि भाई कोई भी कम्युनिकेशन हो, ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है जिसमें नॉइस ना हो, नॉइस हमेशा कम्युनिकेशन में उपस्थित होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जन संप्रेषण हेतु प्रयुक्त होने वाला, है ना, तो भैया बिल्कुल रेडियो कम्युनिकेशन आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन है। जैसे भाई मैंने कोई रेडियो चैनल लगा दिया, उसे लाखों हजारों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे, है ना, तो मास कम्युनिकेशन के लिए होता है। फिर सेंडर सेंट्रिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रोग्राम मेरे को दिखाना है वही आप देख पाओगे। यहां पर आपके हिसाब से क्या होगा, रेडियो कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैंने ये गाना चलाना है, जो वहां पर ऑफिस में बैठा है रेडियो वाले वही चलाएगा। तो सेंडर जो होता है सेंट्रिक कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि रिसीवर से कोई लेना नहीं, हमें सेंडर से ही लेना देना होता है। तो यहाँ पर ए, डी और ई सही होंगे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी विशेष रूप से दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले और, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी सूची शामिल है, जहां पर आपको एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दे रखा है और आइकॉनिक डिस्क्रिप्शन दे रखा है उनका, कि भाई ह्यूमन कम्युनिकेशन और उनका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलो ह्यूमन कम्युनिकेशन, ह्यूमन कम्युनिकेशन का यहां पर आपको क्या है दे रखा है। अब ह्यूमन कम्युनिकेशन में अलग अलग चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, यहां पर शामिल हो जाती हैं, है ना भाई। जैसे आप रिलेशन, प्रोसेस और सिंबल तीनों को मिलाएंगे तब जाके आपका ह्यूमन कम्युनिकेशन बनता है। और ह्यूमन कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो भाई क्या क्या चीजें रहेंगी वो आपको देखना है। पहला है प्यूपल, थॉट, नॉइस, लैंग्वेज। इसी प्रकार आपका उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो भाई जल्दी से देखिए। हाँ प्यूपल, प्यूपल का मतलब क्या होगा, प्यूपल मतलब कौन, प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी लोग होंगे वो सूचना के संसाधक होंगे। भाई आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, आप मेरे प्यूपल हो, तो यहां पर आप चीजों को पढ़ोगे तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, तो यहां पर प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगी, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे आपका थॉट आएंगे, तो थॉट्स क्या होते हैं, विचार क्या होते हैं, तो रचनात्मक की गई अभिव्यक्ति। भाई मेरे मन में कोई विचार आ रहे हैं, मैं उसको आपको प्रकट कर रहा हूं। अब ये क्या एक्चुअल में रचनात्मक की गई अभिव्यक्ति है, मतलब मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं यार मुझे इस तरह से क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को डिजाइन करना चाहिए, मुझे टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, मुझे शर्ट पहनना चाहिए। तो ये एक्चुअल में क्या है, थॉट्स ही तो हैं। ये आपके क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी। आप क्रिएटिव है, जैसा आप सोचेंगे उस हिसाब से आपके थॉट्स आएंगे। इसी प्रकार आपका नॉइस क्या होता है, तो भाई इससे भौतिक परिवेश का आपका रूपांतरण होता है, यानी
फिजिकल एनवायरनमेंट इसमें ट्रांसफॉर्म होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज कैसी होती है, लैंग्वेज अर्थ विज्ञानवाद होती है, यानी सेमेंटिक होती है। तो सेमेंटिक के बारे में मैंने आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि भाषा और सेमेंटिक के बारे में, तो वो याद रखिएगा, कई बार उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। सिमेंटिक्स, चलो क्लियर है ये चीज। हाँ, सिमेंटिक्स पता है ना क्या होता है, क्या होती है, शब्द और वाक्यों का अर्थ, है ना, या मैं कहूं स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, है ना। तो लैंग्वेज भी क्या है, सिमेंटिक ही तो है, जो भी शब्द हैं उनके अर्थों का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी ऑप्शन यहां पर आपका हो जाएगा। चलिए, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर बोला जा रहा है मैच द कॉलम, मैच करना है कॉलम यहां पर। अब यहां पर आपका दे रखा है पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस दे रखे हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। पैरा लैंग्वेज है, प्रॉक्सिमिटी लर्निंग है, कलर है, आर्ट वर्क है, और यहां पर उनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। चलिए, तो आप सभी को पता है पैरा भाषा, पैरा लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होती है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, हाँ, क्या होती है पैरा लैंग्वेज, नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, जिसमें आप देखेंगे स्पीच आ गई, है ना, आपका जेस्चर आ गया, है ना, वॉइस टोन आ गई, ये सब आप देखेंगे क्या है, पैरा लैंग्वेज है ना। पैरा लैंग्वेज क्या है, किस तरह से आप प्रोनाउंस कर रहे हो, वॉइस टोन कैसा है, ये सब आपका आएगा। तो यहां पर आपका सही क्या होना चाहिए दोस्तों, यहां पर फर्स्ट वाला पैरा लैंग्वेज का क्या हो जाना चाहिए, पैरा लैंग्वेज का हो जाना चाहिए सांस्कृतिक संदर्भ वाली वस्तुएं और चित्र, ऑब्जेक्ट एंड इमेज विद कल्चरल कंटेस्ट। तो पहले का यहां पर क्या होना चाहिए, पहला ही हो जाना चाहिए, पहले का पहला ही हो, पहले का यहां पर पहला होगा, दूसरा होगा, हाँ, क्या होगा पैरा लैंग्वेज। चलो दूसरे ऑप्शन में देख लो, प्रॉक्सिमिटी लर्निंग की बात हो रही है, प्रॉक्सिमिटी लर्निंग यानी सामीप्य विद्या, इसका क्या होगा, प्रॉक्सिमिटी, हाँ, प्रॉक्सिमिटी लर्निंग, हाँ, क्या होगा प्रॉक्सिमिटी लर्निंग, क्या होता है प्रॉक्सिमिक्स, स्टडी ऑफ स्पेस, हाउ वी यूज, है ना, स्पेस की स्टडी प्रॉक्सिमिक्स कहलाती है ना। स्पेस की स्टडी आपकी क्या प्रॉक्सिमिक्स कहलाती है, मतलब हम किस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, कितना नजदीक जाना चाहिए, कितना नजदीक नहीं जाना चाहिए, है ना, वो आपका पर्सनल स्पेस कहलाती है। तो प्रॉक्सिमिटिक लर्निंग का हो जाएगा क्या, थर्ड वाला, व्यक्तिगत स्थान यानी पर्सनल स्पेस, है ना, किस तरह से आपका स्पेस है ना, तो वो आपका प्रॉक्सिमिटिक लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। के अलावा आप देखेंगे ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ, तो यहां पर सेकंड का हो जाएगा थर्ड, सेकंड का थर्ड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहां पर देखोगे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन अगर उस हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट का सेकंड आप देखोगे संकोची ध्वनि, और सेकंड का थर्ड हो जाएगा पर्सनल स्पेस, कलर का आपका हो जाएगा डिफरेंट मोड, और आर्ट वर्क का हो जाएगा आपका सांस्कृतिक वस्तु का चित्र। तो ये आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्लियर है। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मेरे को, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं है। जैसे प्रॉक्सिमिक्स का तो बिल्कुल क्लियर है, ये किससे संबंध होता है, इसका संबंध स्पेस से होता है ना,
स्पेस मतलब कितनी जगह आपको चलने के लिए चाहिए, लोगों से मिल रहे हो तो कितना है। तो पर्सनल स्पेस जो होता है, व्यक्तिगत स्थान होता है, वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होना वाला है। इसी प्रकार आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो दे रखा है, आपका कलर दे रखा है और आर्ट वर्क दे रखा है। चलिए अब देखो, कलर में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, कलर में आपकी अलग अलग चीजें शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई आपका भिन्न मनोदेश, डिफरेंट मूड आ जाते हैं आपके कलर में, है ना, क्योंकि हर कलर जो है आपका अलग अलग चीजों को शो करता है। तो यहाँ पर कलाकृति कलर का तो भाई यही हो जाएगा फोर्थ वाला, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ए ऑप्शन ही यहाँ पर आप देखेंगे करेक्ट होना चाहिए। फोर कलर ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आप देखेंगे लाल कलर होता है ना। रेड कलर क्या होता है, गुस्से को शो करता है, इंपल्सिव होता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को शो करता है। येलो कलर कैसा होता है, वैल्यू को शो करता है। ब्लू कलर कैसा होता है, कॉन्सेप्चुअल लर्नर होता है, गुड लर्नर होता है ना। तो ये कलर पे भी होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सटीक बैठता है। चलो अगला है, सप्रेशन में जॉन डिवी के सिद्धांत का उपयोग इस क्रम में करते हैं। द यूज ऑफ जॉन डिवी थ्योरी इन कम्युनिकेशन। हाँ, जॉन डिवी की जो थ्योरी है उसमें किस तरह से आप क्या करते हो, यूज करते हो कम्युनिकेशन में, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड एनालिसिस है, आपका सिलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन है, प्रॉब्लम है और पॉसिबल सॉल्यूशन है। चलिए अब यहां पर सटीक आपको बताना है कौन सा पहले आएगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, अगर सबसे पहले आप देखेंगे तो भाई सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है समस्या। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना। तो सबसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम आएगी, तो फोर्थ आ जाएगा। फोर्थ आ जाएगा तो डी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाना है, बाकी सॉल्व करो नहीं करो। प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड क्या है, क्राइटेरिया क्या है ना, ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड के बाद क्या आ जाएगा आपका, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या रहेंगे उसके, है ना। पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है कि भैया क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन के बाद आप देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एनालिसिस करोगे आप उसको, एनालिसिस करोगे, है ना। एनालिसिस के बाद क्या करोगे भाई साहब, एनालिसिस के बाद आप करोगे सिलेक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। तो यहां पर आप देखेंगे डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्लियर है। चलिए अगला है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इस नेचर का होता है, ये आपको बताना है। किस नेचर का होता है ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन। ऑप्शन में आपका है बाधक यानी ऑब्जेक्टिव, फिर है कॉन्ट्रडिक्टरी, या फिर आपका नॉन बिहेवियरल, और अप्लाइड या प्रायोगिक। चलिए, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज कैसा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले कम्युनिकेशन पढ़े हैं, जो जनरली कैसे होते हैं, कॉर्पोरेट हो गई बड़ी बड़ी, उनमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये कम्युनिकेशन फेस टू फेस हो सकते हैं, है ना, आपके अलग अलग माध्यमों से हो सकते हैं, है ना। अब इसमें नेचर पूछा गया है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होता है, ये आपको बताना है। हाँ, नेचर कैसा होता है ये आपको बताना है, तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा। नेचर इसका कैसा होता है, अप्लाइड होता है, यानी प्रायोगिक नेचर का होता है। प्रायोगिक नेचर का होता है, अप्लाइड नेचर का होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन में आपने अलग अलग कम्युनिकेशन पढ़े हैं, चाहे आपने पढ़ा हो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, है ना, आपने ग्रुप पढ़ा है ना, आपने क्या पढ़ा है, मास कम्युनिकेशन पढ़ा है। इसी प्रकार आपने ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन पढ़ा है, जिसमें चैनल के माध्यम से उसे क्या किया है, डिवाइड किया गया है। और आपको याद रखना है ये किस नेचर का होता है, तो अप्लाइड नेचर का होता है, प्रायोगिक रूप से जाना जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट।
कि कम्युनिकेशन में पर्सन स्टेटमेंट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग। जी हाँ, एक व्यक्ति का जो कथन है उसका मतलब क्या होता है, क्या आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है कि परसेप्शन अबाउट वर्ल्ड, पूरे विश्व की धारणा, फिर है इंटरनल रिस्पॉन्स टू मैसेज, फिर है इनकॉपरेटिंग मैसेज फॉर कंट्रोल, या फिर एक्सटर्नल रिस्पॉन्स ओनली। पर्सन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ चलिए बताइए। बिल्कुल, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी, क्लास जैसे ही खत्म होगी तो उसके नीचे अपलोड करवा दूंगा मैं इसकी पीडीएफ, है ना, तो आप उसको भी आराम से देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, अब देखो, कोई भी व्यक्ति का कथन या मैं कहूं कोई भी व्यक्ति का स्टेटमेंट जो होता है वो किसी संदेश की क्या होती है, एक तरह से आपकी अभ्याकृत अनुक्रिया यानी इंटरनल रिस्पॉन्स होती है मैसेज की। जैसे आपने अभी मुझे बोला कि सर पीडीएफ अपलोड करवा देना, तो मैंने तुरंत आपका क्या है रिप्लाई किया, रिस्पॉन्स किया, है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई कथन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, जब दो लोगों के बीच में बातें हो रही है तो एक रिस्पॉन्स तो देगा ही वो फीडबैक के रूप में, है ना। तो वो एक्चुअल में क्या होता है, इंटरनल रिस्पॉन्स टू मैसेज। जो मैसेज आपने किया उसका ही ये क्या है, रिस्पॉन्स है। चलिए अगला है, संचार में सूचना प्रकरणम के सही अनुक्रम का आपको चिन्हित करना है, सीक्वेंस बताना है। यहाँ पर प्रोसेसिंग इन कम्युनिकेशन, ऑप्शन में इनपुट है, आउटपुट है, डेटा एंट्री है, प्रोसेसिंग है और स्टोरेज है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भैया किस तरह से आपका कम्युनिकेशन चलता है। तो आप सभी को पता है सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका इनपुट आएगा, इनपुट। इनपुट के बाद क्या आता है, डेटा एंट्री होती है, इनपुट के बाद डेटा की एंट्री होगी, डेटा एंट्री के बाद क्या होगा, इनपुट आया देन डेटा एंट्री हुई, डेटा का क्या होगा दोस्तों, प्रोसेसिंग होता है ना, डेटा का प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग के बाद वो स्टोर होगा, स्टोर होगा, स्टोरेज के बाद उसका क्या मिलता है आपको, आउटपुट मिलता है। तो ये बेसिक एक तरह से कम्युनिकेशन का भी है और बेसिक आईसीटी का भी है। आप सिस्टम यूज करते हैं, आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आप पहले आपके पास कोई इनपुट होगा वो डालेंगे, फिर उसकी एंट्री होगी, एंट्री के बाद उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद वो स्टोरेज में जाके स्टोर होगा, देन आपको उसका क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यहाँ पर इनपुट डेटा यानी ए, देन आपका सी, ए और सी यानी आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो कथन है, अब इनमें बताना है कौन से कथन सही है कौन से गलत है। पहला है कि पावर वैल्यू आर मोस्टली एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन। दूसरा बोल रहा है कि भाई दोस हु डू नॉट हैव पावर ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज वांट टू एक्वायर इट। जी हाँ, पावर की बात हो रही है कम्युनिकेशन में, पावर की यहां पर क्या हो रही है, बात हो रही है कम्युनिकेशन में। ये आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। पावर इन कम्युनिकेशन, हाँ, अब देखो कम्युनिकेशन के पावर क्या होते हैं, पावर क्या है मतलब कि भाई आप सही से कम्युनिकेट करोगे तो चीजें आपकी क्या होंगी, सही सही होंगी। जैसे आपने अलग अलग पावर पढ़े हैं, है ना, जैसे भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, इसी प्रकार आप लोगों को सुन सकते हो, आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, अपनी चीजों को सामने वाले में रख सकते हो, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक्चुअल में क्या है, विचारों का आदान प्रदान है ना। तो ये चाहे वो शाब्दिक भी हो सकता है, वो आपका अशाब्दिक भी हो सकता है, मतलब वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो यही तो कम्युनिकेशन है। जरूरी थोड़ी है कि मैं बोलूं तभी आप समझ पाओ, मैं इशारा भी कर दूं, चेहरे का एक्सप्रेशन भी दे दूं, मैं हंस दूं, तब भी आप समझ जाएंगे कि मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे पहला बोल रहा है कि पावर वैल्यू आर मोस्टली एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन, यानी अधिकांशत संप्रेषण के साथ शक्ति संबंधित मूल्य जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही है। क्या आपको जरूरी नहीं है कि आपको बस लिखित मिले तभी समझ पाओगे, बिल्कुल आप दोनों से समझ सकते हो। फिर बोल रहा है कि those who do not have the power of communication always want to require it। ये भी बिल्कुल सही है। हमेशा लोग चाहते हैं
कि उनका कम्युनिकेशन क्या हो, अच्छे से अच्छा हो पाए, है ना। हमेशा आप यही चाहोगे कि भाई मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। इफेक्टिव कब होगा, तभी आप पावर ला पाओगे उसके अंदर, है ना। तो एक तरह से दोनों ही कथन यहां पर सत्य होंगे। अगला है इन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सप्लाई व्हाट। यहां आपको ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में पूछा जा रहा है कि किसकी सप्लाई जो है वो आपका करता है। ऑप्शन में यहां पर आपको दे रखा है अभिवृत्तीय अंगत यानी एटीट्यूडनल इनपुट, पॉलिटिकल इनपुट, सोशल इनपुट और एंटरटेनमेंट इनपुट। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या मिलेंगी चीजें, भाई आप किसी संगठन में हो तो संगठन में आपको हो सकता है ट्रेनिंग दी जाती हो, आपको संगठन में गोल दिए जाते हो, मिशन दिए जाते हो, टारगेट दिए जाते हो, आपका मैनेजमेंट और आपके कर्मचारियों के बीच में सामंजस्य रखने के लिए आपको चीजें की जाती होंगी, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक्चुअल में क्या करते हैं, सोशल इनपुट ही तो करते हैं, सामाजिक, एक तरह से सामाजिक चीजों को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, है ना। तो सामाजिक रूप से आप उनसे जुड़ते हो। सोशल इनपुट आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, आपका हो जाएगा संगठन में, है ना। तो ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एटीट्यूडनल नहीं होगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में आपका सप्लाई होता है किसका, सोशल इनपुट का। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सप्लाई व्हाट, ठीक है। तो शेप, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, क्लाइमेट, बिहेवियर, ये सब आपके इसके अंतर्गत जो है शामिल हो जाता है। चलिए अगला है व्हाट इज कम्युनिकेशन इन इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट। यहां कम्युनिकेशन की बात हो रही है कि व्यावसायिक समझौते में संप्रेषण क्या होता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखा है वैग्यू यानी अस्पष्ट, फ्रेगमेंटेड यानी खंडित, अविस्तृत यानी कॉन्ट्राइव और विस्तृत यानी एक्सटेंसिव। अब देखो व्यावसायिक समझौते हो रहे हैं, बिजनेस, अब बिजनेस समझौते में क्या होगा, बिजनेस समझौते में आपका क्या होगा, हर चीज डिटेल में मेंशन होती है। आप किसी से बिजनेस कर रहे हो तो आपने एग्रीमेंट बनाया, तो एक एक जो कंडीशन है, एक एक जो चीजें हैं उसको आप प्रॉपर एकदम डिटेल में जानोगे कि भैया अगर मैं बीच में बिजनेस छोड़ता हूं तो क्या होगा, है ना। तो एक एक चीज को आप क्या करोगे, जो भी बातचीत रहेगी उसको आप डिटेल में करोगे। तो यहां पर एक्सटेंसिव जो है यानी विस्तृत रूप में आपका क्या होता है, जो व्यावसायिक समझौते होते हैं, इम्प्लिसिट बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं, वो आपके होते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन भी जो है देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ए का मीनिंग क्या होता है, ए वैग्यू मतलब अस्पष्ट, मतलब हवा हवाई जिसको हम कहते हैं, है ना। वैग्यू का मतलब हवा हवाई, एक तरह से कि भाई आपने कुछ स्पष्ट नहीं बोला और आपने हवा हवाई में चीजें कर दी, है ना। वैग्यू मतलब आपका अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है ना। वो एक्चुअल में आपका होता है हवा हवाई या फिर बिना उसके कह सकते हो। चलो अगला है कि दो स्टेटमेंट है। पहला बोल रहा है अकॉर्डिंग टू डेरिडा द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सब ऑर्डिनेट टू राइटिंग इफेक्ट। दूसरा बोल रहा है डेरिडा हैज क्लासिफाइड द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज इनटू पॉलीसोमिया, पॉलीसोमिनेस एंड डिफ्यूजन। अब ये कथन जो है आपको पता होने चाहिए। अब यहां पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है डेरिडा का, है ना। डेरिडा के हिसाब से आपका क्या है बताना है। चलिए डेरिडा के हिसाब से अब देखिए, डेरिडा की बात करें तो जैक्स डेरिडा आप देखेंगे एक फ्रेंच क्या रहे, फिलोसोफर रहे, है ना। फ्रेंच फिलोसोफर रहे। इन्होंने आर्ग्यू किया था मीनिंग ऑफ सिग्निफायर इज ऑलवेज डिफर्ड, है ना। और इन्होंने क्या कहा था कि मीन्स दैट मीनिंग ऑफ वर्ड और साइन इज नॉट फिक्स बट ऑलवेज फ्लक्स। मतलब जो
साइन होते हैं उनकी मीनिंग हमेशा सेम नहीं होती। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि भाई कई जगह पर आपका साइन अलग अलग होते हैं, कई जगह पर अलग अलग नहीं होते। तो अमेरिका में आप आंखों में आंखें डाल के बड़ों से बात करोगे तो उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस में हो, है ना, अच्छा है। लेकिन यही जापान में आप आंखों में आंखें डाल के बड़ों से बात कर लोगे, इसका मतलब है कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो डेरिडा का पहला कथन बिल्कुल सही है कि भाई इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सब ऑर्डिनेट टू द राइटिंग इफेक्ट, यानी आपके संचार के प्रभाव लेखन प्रभाव के अधीनस्थ होते हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे सेकंड वाला जो है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट लोग डिफरेंट मीनिंग जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया था अलग अलग चीजों को अलग जगह पर अलग अलग कहा जाता है, उनकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है ना। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि भाई डेरिडा ने इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज है वो पॉली हाउसनेस यानी बहुअर्थता को बताया है, बिल्कुल सही है। सेकेंड अगर कंडीशन देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पर मीनिंग क्या होती है, अलग अलग बदल जाती है ना। तो वो चीज यहां पर है, तो दोनों ही यहां पर कथन इसके क्या है, सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अलग क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैनन और वीवर का जो मॉडल है किस पर केंद्रित नहीं है। चलिए ये भी आपने पढ़ा है, शैनन वीवर कम्युनिकेशन मॉडल। हाँ, क्या है शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल, आपने अच्छे से पढ़ा है। शैनन एंड वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल क्या कहता है। शैनन वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल कि भैया सेंडर होगा, सेंडर आपका मैसेज भेजेगा, एनकोड होगा, वो एनकोड के बाद वो कहां जाएगा, चैनल में जाएगा, चैनल के बाद वो क्या होगा, डिकोड होगा, डिकोडर के बाद वो क्या होगा, रिसीवर को प्राप्त होगा, रिसीवर क्या करेगा, यहां से एक फीडबैक भेजेगा, फीडबैक भेजेगा किसको, वापस से सेंडर को। तो ये आपका क्या है, मॉडल है। साथ में चैनल में यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नॉइस भी ऐड हो जाएगा, चैनल में आपका नॉइस भी ऐड हो जाएगा। तो यहां पर आपका पूछा है कि डिड नॉट फोकस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे फोकस नहीं किया, क्या आपको बताना है, ऑप्शन में दे रखा है। चलिए किस पे फोकस नहीं किया है शैनन और वेबर के मॉडल ने। हाँ चलिए अब देखो, मैसेज ट्रांसमिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मैसेज ट्रांसमिशन, क्योंकि एनकोड यहां पर दे रखा है तो ट्रांसमिशन बहुत जरूरी है, ट्रांसमिशन पर फोकस किया है ना। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि इस पे फोकस किया है ना। संदेश के अंत वस्तु कंटेस्ट ऑफ मैसेज पे कोई लेना देना नहीं, कैसा भी मैसेज हो इस पे फोकस नहीं किया है, तो बी यहां पर आपका ऑप्शन में होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, बी नहीं है। ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बी नहीं है। इसी प्रकार आपका ए होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि संदेश का अर्थ से कोई लेना देना नहीं है उसको, है ना। इसके बाद आप देखेंगे इंटेंट बिहाइंड मैसेज, कोई मतलब नहीं है कि भैया आपने किस मंशा से मैसेज भेजा है, उसका मेन फोकस किसका है। एक तो आप देखेंगे चैनल का, यानी किस माध्यम से बेच रहे हो, किस मीडियम से भेज रहे हो, ट्रांसमिशन कैसे कर रहे हो, मैसेज को एनकोड कैसे कर रहे हो, ये बेसिक मॉडल था। तो यहां पर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी सी डी, जो कि आपका कोई लेना देना नहीं है मॉडल से, फोकस इस पे नहीं किया उन्होंने, ट्रांसमिशन पे मेन फोकस किया है ना, कि ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, आपका एनकोडिंग डिकोडिंग कैसी होनी चाहिए, साथ में कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए। अगला है संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल का किस रूप में वर्णन किया गया है। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब व्हाट। चलो बताओ। हाँ, माध्यम का, जी हाँ, माध्यम की बात हो रही है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, मीडिया एनालिसिस कहते हैं, है ना, मीडिया विश्लेषण कहते हैं, है ना। इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्क्राइब एज मीडिया एनालिसिस, ये याद रखो डायरेक्ट आप, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, मीडिया एनालिसिस के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन पैटर्न आर बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कम्युनिकेशन के जो पैटर्न होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, नंबर पे, सीक्वेंस पे, सेंटेंस पे या विराम चिन्ह विधान यानी पंक्चुएशन पे, बताइए। कैसा होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन आपका कैसा होता है? सीक्वेंस में होता है ना, सीक्वेंस में होता है भाई। सेंडर, एनकोडर, मीडियम और चैनल, देन डिकोड, देन रिसीवर, देन फीडबैक, क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है ना। तो अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन में कोई भी पैटर्न कैसा होता है, एक सीक्वेंस में होता है ना, विन्यास क्रम ही होता है, पर्टिकुलर चीज के बाद पर्टिकुलर चीज होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। जी हाँ, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन की यहां पर बात हो रही है। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ, क्या होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन? इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है भाई? ऐसी मेथड जिससे अपने आप आइडिया, मैसेज एक दूसरे से क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसे इंटरनेट एक्टिव कम्युनिकेशन के नाम से आप जानते हो, है ना। इंटरएक्शन मतलब क्या? आपस में चर्चा करना एक दूसरे से, वही आपका इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन है। इसके मुख्य विशेषता यहां पर आपकी क्या है पूछी जा रही है। पहला बोल रहा है डिसेंट्रलाइज होता है, विकेंद्रीकृत होता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बोल रहा है स्टेट कंट्रोल होता है, नहीं। इसके बाद आप देखेंगे हाईली सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे आपका यहां पर पूछा जा रहा है कि भाई इसके अलावा आपका क्या होता है। इसके अलावा आप देखेंगे सी नहीं होगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी होगा, बी नहीं होगा, सेंट्रलाइज का नहीं है, डिसेंट्रलाइज होता है। इसी प्रकार आपका टू वे होता है, बिल्कुल, और आपको सार्वभौमिक सिटीजनशिप भी देखता है। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है आपका सही होना चाहिए, है ना। डी ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए कि भाई आपका डिसेंट्रलाइज होता है। भाई दो लोग हैं आपस में बातचीत करना चाहते हैं, दोनों तरफा बातचीत हो जाती है। इंटरेक्शन का मतलब ही यही है ना। आपने कुछ बोला, उसने कुछ सुना, है ना। इंटरेक्शन का मतलब क्या है? इंटरनेट इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल, आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं। इसका उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा एक तरह से, है ना। दोनों तरफ से चर्चा हो रही है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा ईमेल, है ना। आप यहां पर आप फीडबैक भी दे सकते हो, है ना। लेकिन आप देखेंगे कंट्रोल का कोई लेना देना नहीं होता है। जो आपको लिखना चाहे वो आप यहां पर क्या है लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सप्रेषण में व्यवहारवादी मॉडल किन पर बल देता है? व्हाट डज वेबरिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एम्फसाइज इन? जी हाँ, बिहेवियर मॉडल की यहां पर क्या हो रही है? व्यवहारवादी मॉडल की बात हो रही है। वेबरिस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, चलो चलिए बताइए बिहेवियर मॉडल कम्युनिकेशन की। हाँ, ऑप्शन में दे रखा है यहां पर कि व्यवहारिक सामाजिक स्थितियों में सीखे जाते हैं। व्यवहार जो है सोशल सिचुएशन पे होता है ना। अब आपको पता है कि व्यवहार जो होगा वो कहां पर होगा? बिल्कुल सोशल चीजों से सीखा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल सही है पहला वाला, है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहां पर दूसरा वाला बोल रहा है कि बिहेवियर इज लर्न ओनली इन एक्सटर्नल सिचुएशन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाहर स्थितियों में नहीं। कई बार आप अंदर घर के अंदर भी खुद से भी चीजों को सीखते हो, है ना। तो ये बस नहीं है कि केवल बाहर सीखोगे व्यवहार को, तो बिल्कुल गलत है।
फिर बोल रहा है कि मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट, व्यवहार के लिए मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सत्य है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर आपका दे रखा है क्या, यहाँ पर आपका दे रखा है आपका डी ऑप्शन, जहां पर बोल रहा है मेंटल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल इज अनइम्पोर्टेंट, गलत है। आपका व्यवहार आपकी मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है कि कैसा व्यवहार करोगे। कई बार क्या होता है, झगड़ा करके आते हो, आप दूसरे से झगड़ने लगते हो, है ना। तो यहाँ पर व्यवहार इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा है सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए सेपरेशन तकनीकों में मौखिक और अमौखिक संदेश दोनों सम्मिलित होती हैं। कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर कल्चरल चेंज इंक्लूड वर्बल एंड बोथ, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए, सी और ई आपका क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास जहां पर हमने एमसीक्यू किए कम्युनिकेशन के। ऐसे ही कम्युनिकेशन में और भी क्लासेस और होंगी। मैं आपको लगभग 200-250 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा हर चैप्टर पे, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो होंगी कवर हो जाएंगी। होपफुली आपने एंजॉय की हो, और मिलता हूं मैं आप लोगों से कल इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई डाउट लगे तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।